नमस्कार जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत है जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। किस एग्जाम के लिए सेशन बनाया गया है? जेपीएससी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सेशन महत्वपूर्ण है। इस सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और याद रखिएगा मेरी वीडियो रोजाना शाम 7 बजे आती है तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, रेगुर किसका नाम है? रेगुर किस मिट्टी का नाम है? आपको यहां पर आंसर करना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है यानी ब्लैक सॉइल को कहा जाता है। इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मिट्टी मुख्य रूप से कपास की खेती के लिए जो है उपयुक्त होती है और लावा के टूटने से बनती है। काली मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में पाई जाती है। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इज द राइट आंसर लाइम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लाइम का प्रयोग किया जाता है। देखिए तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए चूना यानी लाइम का प्रयोग किया जाता है ना। चूना डालने से क्या होता है, मिट्टी का पीएच स्तर बढ़ जाता है और यह अम्लता को कम करता है, जिससे मिट्टी फसल उगाने के लिए अधिक उपयुक्त हो जाती है। राइट, चलिए नेक्स्ट है, किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? द यूज ऑफ विच ए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल। आंसर कीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जिप्सम, जो लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है। ये जिप्सम का सूत्र क्या है? CaSO4 इसके उपयोग से मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या खत्म हो जाती है। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले जाए मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर इज द ऑप्शन बी, दलहनी फसलें जो है फसल को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। देखिए दलहनी फसलों में क्या होती है, जड़ ग्रंथिकाएं होती है जिनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु राइजोबियम पाया जाता है। ठीक है, ये जीवाणु क्या करते हैं? ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोग के रूप में बदल देते हैं, यानी नाइट्रोजन को किस में बदल देते हैं? नाइट्रेट में बदल देते हैं, जो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देता है। राइट, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को इसकी स्वखेती विशेषता के कारण न्यूनतम जुताई की आवश्यकता होती है? आंसर इज द ऑप्शन डी, ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी की। ये काली मिट्टी को अपनी स्व जुताई विशेषता के कारण जो है न्यूनतम जुताई की आवश्यकता होती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या काली कपासी मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। कहाँ पर पाई जाती है? दक्कन के पठार में सबसे अधिक पाई जाती है। कपास की फसल जो है, कपास की फसल उगाने के लिए मिट्टी काफी उपयुक्त होती है। राइट, अगला है, लावा पठार में किस प्रकार की मिट्टी की प्रचुरता होती है? लावा पठार में किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? लावा पठार में किस प्रकार की मिट्टी की प्रचुरता होती है? इज द राइट आंसर काली मिट्टी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। ठीक है, यह मिट्टी यह ज्वालामुखी विस्फोट के बाद लावा के टूटने से और ठंडा होने से बनती है। यह मिट्टी जो है चूने
लोहे, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम से भरपूर होती है, लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। नेक्स्ट है भारत में कॉफी उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कॉफी उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है? लैटेराइट मिट्टी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत में कॉफी उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है? लैटेराइट मिट्टी की सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1872 में सबसे पहले जनगणना हुई थी। भारत में पहली जनगणना 1872 में शुरू हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है। और भारत में यदि आपसे पूछ लिया जाए पहली अस्थायी जनगणना कब हुई थी? 1881 में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। राइट। चलिए अगला सवाल क्या है? 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये 7वीं जनगणना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 2001 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की 7वीं जनगणना है। 1872 से देखा जाए तो 15वीं जनगणना है। नेक्स्ट है जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? सिक्किम है। 2001 की जनगणना के अनुसार सिक्किम में लगभग 6,10,577 लोगों की आबादी थी। सिक्किम अपने शांत परिदृश्य और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? देखिए साक्षरता दर सबसे कम बिहार में है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में साक्षरता दर सबसे कम थी। 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना है? 61.8%, जो कि भारत में सबसे राज्यों में सबसे कम है। नेक्स्ट कर लीजिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। किस राज्य में? हरियाणा राज्य में। ठीक है। कितनी है? 879 है, यानी प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी? 879। केरल में लिंगानुपात सबसे अधिक है, 1084 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है। नेक्स्ट कर लीजिए भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? ऋणात्मक वृद्धि दर की बात कर लिया जाए तो 1911-21 में दर्ज की गई थी। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर 1911 से 21 के दशक में दर्ज की गई थी। यह दशक भारत के जनसंख्या के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि एकमात्र ऐसा दशक है जब से जनसंख्या में वृद्धि में कमी दर्ज की गई, जब जनसंख्या वृद्धि में कमी दर्ज की गई। इसके बाद लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। 2011 के अंतिम जनगणना के परिणाम स्वरूप भारत में जनगणना घनत्व क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 382। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा 1921। देखिए भारत के जनसंख्या इतिहास में महान विभाजक के रूप में किस वर्ष को जाना जाता है? 1921 को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि 1921 को महान विभाजक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वर्ष से जनसंख्या वृद्धि स्थिर और लगातार रूप से बढ़ी है। दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का ये सेशन आपको फटाफट मैंने कम समय में कराया है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।